बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए मैं आपके बीच में हाजिर हूं। वो तमाम सारे लोग जो बाहर से आए हैं छुट्टियों के लिए, दिल्ली में आए हैं, उन सब का बहुत बहुत स्वागत है इस मेरे शो में। जो शरीक हो रहे हैं उन सब का और आप सारे लोगों का बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। जब बहुत ज्यादा लगे निराशा है तो उसी वक्त और उसी क्षण वो चीजें ढूंढनी चाहिए जो आपको सबसे अच्छी लगती हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी को कोई चीज अच्छी लगती है, कोई भी चीज हो, तो वो उस क्षणों में उनको ढूंढना चाहिए, उसमें कोशिश करनी चाहिए कि उन निराशा के क्षणों से बाहर आए। आप सोचेंगे एकदम से भैया जी ये बात क्यों करने लगे? इसलिए बात करने लगे कि बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, वो अपनी बात कहते हैं कि मैं इस तरह के विषाद से या इस तरह के डिप्रेशन से या इस तरह की चीजों से गुजर रहा हूं। यकीनन उस पर बातचीत करनी चाहिए और ये शो जो है ये डिजाइन ही इसी तरह से है कि वो तमाम सारे लोगों से, नौजवानों से बातचीत हो और उस सारी चीजों से निकलने का। मैं कोई दवा तो नहीं दे सकता किसी को भी। अरे कैसे हैं बॉक्सर भाई? कितने साल बाद आए? 5 साल हो गए। 5 साल में तो तुम बिल्कुल जवान हो गए। ये बॉक्सर है। जब मैंने शो यहां स्टार्ट किया था उस जमाने में आते। कौन सा गांव है आपका? नांगल देवत सर। नांगल देवत। वो सब मामला सुलझ गया सब गांव का? नहीं सर, अभी नहीं सुलझा, उसी के लिए हम आपके पास आए हैं। ये बॉक्सर हैं तो आए तो मुझे अच्छा लगा। आप कहां से आए हैं सर? पटना बिहार। पटना बिहार से। क्या करते हैं सर? अपने यहाँ खुद की कंपनी रन कर रहे हैं, अधिनात्री प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, उसका अपनी खुद की कंपनी है? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और इस कंपनी में कितने लोग एम्प्लॉय हैं? सर 20 लोग एम्प्लॉय। 20 लोग हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है भाई। 20 लोगों को आपने रोजगार दे रखा है, बहुत अच्छी बात है। किसी दिन आइए, कुछ अपनी कंपनी के बारे में बोलिए। बिल्कुल सर, आप मौका दें तो बिल्कुल जरूर बोलेंगे। आपको ही मौका है, आप ही का शो है, मेरा थोड़ी ना शो है। कहाँ से आना हुआ? मधुबनी बिहार। मधुबनी बिहार। क्या नाम है? कृति। कृति। किसी का कॉन्फिडेंस ना पहले सेंटेंस से ही समझ में आ जाता है। कृति, क्या करती हैं आप? मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ हिंदू कॉलेज में। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है हिंदू कॉलेज में। दिल्ली में ही नहीं, देश का प्रतिष्ठित कॉलेज। पहला वाक्य अगर निकलता है किसी के चेहरे से, बात से, उसके कॉन्फिडेंस झलकता है। यकीनन यूपीएससी दिमाग में हो या ना हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वही सब कुछ नहीं है, ये भी मुझे मालूम है। जिंदगी उससे कहीं बहुत आगे जाती है, लेकिन आपका आत्मविश्वास सर्वोपरि है, मैं ऐसा देख सकता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम साहब? यश पाठक। आगे आइए पाठक जी। क्या काम करते हैं आप? हिंदू कॉलेज फर्स्ट ईयर से हूं मैं। अच्छा, अरे ये पूरा बैच ही खड़ा हुआ है। मेरे दोस्त हैं आयुष प्रताप सिंह, ये भी हिंदू कॉलेज से हैं। ये भी हिंदू कॉलेज से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या करते हैं आप? अभी फिलोसफी ऑनर्स का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। फिलोसफी का। अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे? देश व्यवस्था तमाम सारी चीजों पे नौजवान का रुख। जी, मैं इससे पहले वहां जाऊं तुरंत है, सुना सकता हूँ? थोड़ा समय बस 2-4 लाइन सुना लेंगे। क्यों कविता के साथ दिक्कत ये कि बहुत बड़ी होती है, वो ज्यादा बड़ी नहीं होगी। हाँ। जब कभी निकलता हूँ घर से बाहर, दिख जाते हैं कुछ बच्चे जो आते हैं पास में और मांगते हैं चंद पैसे। करते हैं इशारे दुकान में रखी मिठाई की ओर और कहते हैं कि दिला दो ना अंकल प्लीज। शायद नहीं जानते वो कि मेरी उम्र के नहीं होते हैं अंकल। शायद नहीं मालूम उन्हें अंतर इन संज्ञाओं का। शायद इसलिए कि उनके जीवन में कोई अलंकार नहीं। क्या बात है, वाह! अच्छा है, ये आशाएं हैं देश का आगे ले जाने के लिए, वो तमाम सारी प्रतिभाएं हैं। ये तो सस्ता है, कोई और खिलौना लेंगे। एक शेर याद आ गया आपकी कविता पे। ये तो सस्ता है, कोई और खिलौना लेंगे, मेरे बच्चे भी जानते हैं कीमत मेरी। हाँ, यकीन मैं आ रहा। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनसे तारुफ करा देता हूं। डॉक्टर टीना करम भी, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, कांग्रेस का पक्ष रखेंगी। अनंत अहमद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बिहार से आते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत बहुत शुक्रिया। विनय सिंह बिन्नू जी, ये आते हैं गोरखपुर से, बांसगांव से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैंने आपका गांव भी याद कर लिया, बांसगांव के हैं ये। ठाकुर साहब समाजवादी पार्टी के हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सूर्या मैथिल जी, ये नाम ही से वाकिफ हैं, ये बिहार से आते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राजनीतिक विश्लेषक हैं सैयद जवाद साहब, उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर से हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं, अपनी बात रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। और अमित श्रीवास्तव जी, ये आते हैं बिहार से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, और राजनीतिक विश्लेषक हैं। आज ज्यादा लोगों से बात मैं नहीं कर पाया। कहां से आई आप? वैशाली, गाजियाबाद। हम समझे वैशाली बिहार से। उत्तराखंड के। उत्तराखंड के। उत्तरायणी आने वाला है 14 तारीख को उत्तरायणी आने वाला है, मुझे याद रहता। देखिए साहब, एक दफ्तर
और दफ्तर जो है वो है आईपैक का, यानी कोलकाता में इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। अगर मैं इसको कहूं कि ये कौन सा दफ्तर, ये सलाह देता है चुनाव में, और ये वो कंपनी है जो सलाह देती है कि कैसे चुनाव लड़ना चाहिए, चुनाव लड़ने के लिए क्या शऊर होना चाहिए, क्या मैनेजमेंट होना चाहिए। आप ज्यादा जानना चाहेंगे कि ये कौन सी कंपनी है, तो बहुत सस्ते में और बड़ी जल्दी में बता देता। सस्ता इसलिए कहा कि जल्दी के संदर्भ में प्रयोग हो। सस्ता मतलब ये हाँ, कौन प्रशांत किशोर। हाँ, प्रशांत किशोर जी। मैं आ गया हुजूर, मैं आ गया बेटा, मैं आ गया। थोड़ा सा मुझे काम कर लेने, अब तो काम शुरू किया। प्रशांत किशोर जी की ये कंपनी, लेकिन अब प्रशांत किशोर जी इसमें नहीं है, और जिसके पास थी उनके ऑफिस में कोलकाता में छापा पड़ा ईडी का। बंगाल में चुनाव होना, ये बात सच है, वहां छापा पड़ा, और जब छापा पड़ा तो कुछ फाइलें मिली ईडी को। अब वो क्या हैं क्या नहीं, वो तो तहकीकात का विषय है, लेकिन जितना टेलीविजन में समझ में आया, दृश्य समझा पाए, वो ये था। मैं सस्ते में और जल्दी में बता रहा हूं कि ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं बंगाल की, वो फौरन उस ऑफिस में पहुंची आईपैक के। तो लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री की गरिमा यह है कि वो आईपैक के ऑफिस में क्यों गई, जब वहां छापा पड़ रहा था तो मुख्यमंत्री को जाने की तो जरूरत नहीं है। बहरहाल एक चीज और, ये वही है आईपैक जो 6 राज्यों में लगभग बहुत सारे चुनाव लड़वा चुका है, जिसमें सारे लोग शामिल हैं। लगभग मोटे तौर पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज को ये चुनाव लड़वाने की सलाह कैसे होती है, सलाह कैसी क्या कुछ होना चाहिए, ये देता है। और टीएमसी को पिछला चुनाव भी और मौजूदा चुनाव भी यही करवाने वाले थे। ममता जी ने कहा ये कुछ फाइलें ले गए मेरी, वो उम्मीदवारों की फाइलें थी जिनके नाम घोषणा होने थे, वो थी। बहरहाल वो फाइलें उन्होंने ऑफिसर्स के हाथ से छीन ली, ईडी के ऑफिसर से। अब ये तो मुकदमा होता है कि सरकारी कामकाज में बाधा, हाँ ये सब जानते हैं। तो यहां पे कुछ बातचीत है ऐसी, मैं बातचीत के सिलसिले को शुरू करता हूं। आप सारे लोग ज्यादा समझदार हैं मुझसे, ज्यादा बातें जानते हैं, और मैं बातचीत का सिलसिला जोड़ता हूं। सबसे पहले समाजवादी पार्टी, देन तो कांग्रेस, और उसके बाद सत्ता पक्ष की तरफ आऊंगा, बीजेपी की तरफ। जी, समाजवादी पार्टी। जब ईडी का नाम लेते हैं इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तो एक मजाक सा लगता है, क्योंकि ईडी के जितने भी छापे इस समय पड़े हैं या पड़ते हैं, ये सब पॉलिटिकल होते हैं। 70% भारतीय जनता पार्टी जो है अपने दुश्मनी को निकालने के लिए छापे डलवाती ईडी। ये सरकारी संस्थाएं, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो। तो फिर फाइल लेके क्यों भागी, क्यों फाइल भागा, वो जाना क्यों नहीं भागेंगे? अगर उनके चुनाव की कोई रणनीति उस फाइल में थी तो उसको लेकर के भागेगी, क्योंकि आपका तो यही मकसद होता है कि हम सामने वाले के चुनाव को कैसे गिराने का प्रयास, क्योंकि आपके अंदर दम तो नहीं है कि आप चुनाव जीत सकते हैं ईमानदारी से। चीज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर ताकत नहीं है चुनाव को ईमानदारी से जीत ले। ईमानदारी से जब लड़ा गया, संविधान के नाम पर लड़ा गया, लोगों हक और हकूक की लड़ाई लड़ी गई, तो 24 में देखा कैसे धराशायी हो गए उत्तर प्रदेश के अंदर। भारतीय जनता पार्टी डरती है, मुद्दों से डरती है, लोगों से डरती है, क्योंकि आज बेरोजगारी चरम पे है। मैं आ गया। भारतीय जनता पार्टी डरती है, और भाई क्यों ना लेके भागे, जो हमारी रणनीति है, वो हमारी स्ट्रेटेजी है, लेकिन ये तो तहकीकात का विषय है। जी हाँ जी जनाब। सर जैसे में सर बोल रहे थे ना कि समाजवादी पार्टी के, जी चोर के दाढ़ी में तिनका होता है, सबको पता है। क्या होता है? चोर के दाढ़ी में तिनका होता है, और इसलिए ममता बनर्जी ने फाइल लेकर भाग गई। दूसरी बात सर का है कि बेरोजगारी की बात, मैं सर आप मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल जाकर के देखिए, अधिनात्री प्राइवेट लिमिटेड का मैंने 20 हायरिंग की डाल रखे हैं 20 दिन से, मुझे एक एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिला है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास में स्किल्ड लोग नहीं हैं। आप बेरोजगारी का माथा थोपा किसी पे नहीं लगा सकते हैं। मैं ऑनर हूं, आप गूगल कर सकते हैं मेरी कंपनी का नाम, और लिंक्डइन पे जा सकते हैं। मुझे 20 लोग चाहिए, मुझे 20 लोग नहीं मिल रहे हैं अपने न्यू प्रोजेक्ट के लिए, एक यूएस प्रोसेस के लिए। तो आप बताइए ना, बेरोजगारी का मत्था किस पे मर? अरे अभी 2 मिनट में ये कह देंगे क्योंकि एजुकेशन सिस्टम खराब है। नहीं सर, अरे अभी तो 2 मिनट में बोलेंगे। ये एजुकेशन सिस्टम, पहले इन्होंने एजुकेशन सिस्टम खराब किया, और अब जो आ रहे हैं वो अच्छे नहीं आ रहे हैं।
मैं भी इसी एजुकेशन सिस्टम का पार्ट हूँ। अरे भैया आप नाराज ना हो, क्या नाम हो गया? आशुतोष। अरे आशुतोष, प्रभु नाराज ना हो, मैं तो बात कह रहा हूँ, मैं तो रोज देखता हूँ यही। रुको, सही कहा इन्होंने। हाँ तो कहा तो तुम भर्ती हो जाओ वहाँ जाके, क्या भर्ती हो जाओ। लीजिए पहले, इसी सिस्टम के पार्ट तो जयसिंह भी है, जैसा भी है, जिन्हें बल्ला चलाना नहीं आता वो चेयरमैन बैठे। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। चाचा, हाँ ठीक है, ये चाचा नहीं है, ये चाचा नहीं है। हाँ, तुम्हारे समय में जो भर्ती हो रहे थे ना, वो तो स्पिनर थे सब, लेफ्ट आर्म गुगली फेंक रहे थे सारे। नाम गिनाऊं? बिल्कुल। नाम गिनाऊं? नाम गिनाएंगे? अरे एक दो नहीं, एक भी। हाँ जी, शरद पवार कौन थे? वो भी आईसीसी के चेयरमैन बने हुए थे। कौन? शरद पवार। अरे ये ना पूछा करो, इतने कठिन सवाल ना पूछा करो। सरल। हाँ जी, वो कौन सा बल्ला और बॉल चलाते थे? अरे अब देखिए, वो ये सब तो इतने कठिन सवाल पूछेंगे, रुकिए, तो ये नहीं। कांग्रेस जी, ईडी का दफ्तर में छापा पश्चिम बंगाल में, और आज का ये मुद्दा। बंगाल का चुनाव आ गया, ये साफ हो गया क्योंकि ईडी आ गई है। और ईडी को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मत कहिए, इलेक्शन डिपार्टमेंट। और वो किसका इलेक्शन डिपार्टमेंट है? भारतीय जनता पार्टी का। क्योंकि जैसे ही चुनाव आए, कैसे ईडी एक्टिव हो गई है। आप सिर्फ विरोधियों का शिकंजा कसने के लिए ईडी का उपयोग करते हैं, और ये उपयोग नहीं है, ये दुरुपयोग है। ईडी, सीबीआई जितनी संवैधानिक संस्था, उनका तो दुरुपयोग कर रहे हैं लगातार। आप देखिए कि जहां जहां चुनाव होते हैं, हम तो कैसे भूल जाए, लोकसभा का चुनाव था, कांग्रेस के सारे ईडी सीबीआई ने जो बैंक अकाउंट थे सीज कर दिए थे। कैसे चुनाव लड़े? और जनता देख रही है, जिस दिन ये जनता उठ खड़ी होगी, ये ईडी सीबीआई वाले भी कुछ नहीं। जनता सब देख रही है, छोटे बच्चों को नहीं देखना चाहिए, अच्छा बात नहीं हो रही है यहाँ पे। जनता सब देख रही है, जनता देख रही है। जैसे ही ये हुआ, एक डेवलपमेंट और हुआ, और वो मैं आ रहा हूँ बेटा, होल्ड ऑन। एक डेवलपमेंट, मैं कोई रटता नहीं हूँ कोई चीजें, और ना मेरे सामने टेलीप्रॉम्प्टर है कि मैं देख देख के पढ़ूं, हाँ अब आगे ये है, ब्रेक लगाऊं ना, तो दिमाग में जो है वही है। जो कहा मैं आ रहा हूं, बैठ जाओ वहां पे, बैठ जाओ, आ रहा हूं, बैठो। अब भूल गया, देखा। इसी बीच में एक फैक्ट ये भी था, और फैक्ट ये था कि पुलिस में भी एक रिपोर्ट लिखाई गई, और पुलिस की जो रिपोर्ट थी वो मुख्यमंत्री की तरफ से लिखाई गई। तो अगर ईडी का दुरुपयोग है तो बात पुलिस की भी आएगी, और वो दोनों तरफ से फैक्ट फिगर। रुको, आ रहा हूं, कॉफी लेके आओ, तुम आओ, जाओ, जो काम तुम सबसे अच्छा करते हो वही करो। हाँ जी, इधर आइए, इधर आइए, कम टू दिस साइड जी। नाउ द बीजेपी। देखिए भैया जी, आज जो पश्चिम बंगाल में जो ईडी के छापे पड़े हैं, मैं आपके माध्यम से देश की जनता भी ये जानना चाहती है, ये छापा कोई प्री प्लान नहीं था। ये छापा के पीछे एफआईआर हुई थी 2019 में, 2020 में, 2021 में। लेकिन तो आप वेट कर रहे थे कि 2026 आएगा। मैं उसी पे आ रहा हूं। ये लगातार ईडी भी एफआईआर की, सीबीआई का भी केस चल रहा था, साक्ष्यों के आधार पर, जानकारी के आधार पर ईडी रेड करती है। पहली बार ऐसा हुआ कि पश्चिम बंगाल में ईडी का छापा पड़ रहा था, और उस सरकारी काम में व्यवधान डालने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी जाके करती हैं, तो ये तभी लगता है कि दाल में कुछ काला है। यदि माननीय मुख्यमंत्री बताएं। आपसे एक बात पूछूं, आपने अभी कोई मध्य प्रदेश में क्यों नहीं डाला, राजस्थान में क्यों डाला? पश्चिम बंगाल में चुनाव होना इसीलिए डाला है आपने। लोगों को तो यही लगेगा, परसेप्शन यही है। देखिए प्रतीक भी आप ही का नाम का वो आदमी है, प्रतीक जैन, जिसके यहाँ तो मेरा थोड़ी ना मैंने डाला उसका। अच्छा, वो जो डायरेक्टर हैं उस कंपनी के मौजूदा डायरेक्टर है, उनका नाम है प्रतीक जैन। प्रशांत जी जब गए, प्रशांत किशोर जब गए चुनाव लड़ने, और बिहार में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, तो उन्होंने सारा हैंडओवर जिस व्यक्ति को दिया, उसका नाम है प्रतीक जैन जी। दूसरी बात, पश्चिम बंगाल में इससे पहले सैकड़ों ईडी और सीबीआई के छापा पड़े। भैया जी ये बताइए, इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने तमाम ऐसे छापेमारी के दौरान आज तक कहीं पे क्या फिजिकल इन्वॉल्व हुई थी? नहीं हुई थी। पहली बार फिजिकल इन्वॉल्व होने के बाद वो जो फाइलें लेकर जा रही थी, वो फाइल कौन सी थी ये ईडी जानना चाहती है। वो उसमें सारे कोयला 1340 करोड़ रुपए के ईसीएल के कोयले का आरोपी उसमें शामिल है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, ये अनूप लाला कौन था? वो पूर्णिया का एक ग्रामीण व्यक्ति जो लाला के नाम से जाना जाता है, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में उसकी तोती बोलती है, और आज अभिषेक बनर्जी का पार्टनर बनके लगभग
2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का उसके ऊपर चार्जशीट के एफआईआर हो चुके हैं। आज पश्चिम बंगाल की जनता यह भी जानना चाहती है कि ममता दीदी, यदि आप माननीय मुख्यमंत्री है, आप संवैधानिक पद पर बैठी हुई है और ईडी जैसी एजेंसी अगर जांच कर रही है तो आपको जांच में सहयोग करना चाहिए। अगर इस जांच में आप जांच में दखल अंदाजी कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आपकी संलिप्तता जाहिर है। कांग्रेस के मित्र बहुत सारी बातें कही ईडी के ऊपर, सीबीआई, इसी सीबीआई के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कांग्रेस तोता की तरह प्रयोग कर रही है सीबीआई को। आज कांग्रेस के पास उसका जवाब। राइट, मैं आया, मैं बिल्कुल आऊंगा जी। जनाब अली हुजूर, मैं लखनऊ से आया हूँ। लखनऊ से आए हो? हाँ, तो रेवड़ी लाए हो क्या? गजब है, दौड़ के ऐसे आए थे तुम, बिल्कुल मेरे पास। मैं आपको जैसे होल्ड ऑन, आप दौड़ के मेरे पास ऐसे आए थे प्रेम से कि लग रहा था लखनऊ से आए तो चारबाग से रेवड़ियां ले आए हैं। देखिए साहब, हुजूर अली, दोनों तरफ से बातचीत है और जनता जानना चाहती है। जनता के सामने सवाल है, बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों के बीच में वो जाना चाहती है। ऑफकोर्स मैं जी बोलिए। कोलकाता दी के तो बांग्ला बोलते पारें? বলতে পারো। हाँ, तो बोलो तो একটু বাংলা বলে তো ভালো করে হবে, ভালো হবে। ঠিক আছে দাদা, হ্যাঁ, যেটা আজকে আমার মুখ্যমন্ত্রী করেছেন, হ্যাঁ, ঠিক আছে। आई मीन अगेन आई एम कंफर्टेबल इन इंग्लिश और हिंदी, सो तो आप हिंदी बोलिए फिर। हाँ। तो प्रॉब्लम ये है कि ममता बनर्जी के मतलब जो भी चार्जशीट फाइल हो रहा था ईडी का, वो अभिषेक बनर्जी पे भी पहले हुआ था, उन पे बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए थे, वो केसेस चल रहे हैं। तो आज का केस कोई आइसोलेटेड नहीं था कि वो अचानक से किया गया है। देयर वर मल्टीपल केसेस, ये वन ऑफ द केसेस था जिसपे आज एक्शन लिया गया है आईपैक की ऑफिस पे, टीएमसी की ऑफिस पे पहले भी लिया जा चुका है। और ये सबको पता है कि अभिषेक बनर्जी को उस समय ईडी ने हाउस अरेस्ट किया था, रखा था। तो ऐसा आज का इंसिडेंट कोई आइसोलेटेड या इलेक्शन बेस्ड नहीं है। तो आपने पश्चिम बंगाल दी के আমি ভোটার আছি কলকাতা, ভোটার আছি ঠিক है। কোথায় দিকে? আমি নর্থ কলকাতা। नॉर्थ कोलकाता दी के पाड़ा पूछेंगे नहीं, हाउस है ना 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 ना, अभी पूछो ना, जिस करबो ना 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 ना, अभी जिस करबो ना। मैं पता नहीं करूंगा आपसे कि कौन सा घर है, क्या है, लेकिन हाँ, पश्चिम बंगाल के आप वोटर हैं और आपने ये कहा कि ये इनकंटिन्यूटी है और ये फैक्ट है। ये फैक्ट सर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनकंटिन्यूटी है, ये ब्रेक नहीं है, आइसोलेशन में केस नहीं देखा जा सकता, क्योंकि पहले भी तहकीकात चल रही थी। जी, कहां से आए आप? सर मैं गाजियाबाद से। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हर आदमी पश्चिम बंगाल का ही आता है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? देव कुमार सिंह। देव कुमार जी, कुछ कहना है आपको? कहना ही है, आएगी बीजेपी ही बस, बीजेपी आएगी बंगाल। तो पूरी बहस ही बंद करवा दो हमारी। बोले एक दिन बहस चल रही थी, बड़ी लंबी बहस चल रही थी, चलती गई बहस चली गई, बस टेंस हो गया। और मैंने बस वैसे ही, जैसे जब बहुत टेंस हो जाता तो मैं जैसे करता हूँ और आह करके मुड़ा, तो एक शख्स से पूछा, हमने कहा और तुम्हारे क्या कहना है? बोला आएगा तो मोदी ही। और मेरी पूरी डिबेट जो है खत्म हो गई। मैं कहा अब क्या करूं डिबेट, इसके बाद कुछ डिबेट होती ही नहीं है। बोले ऑफ कोर्स, होल्ड ऑन, मैं एक बात बता रहा हूं। तो वैसे ही आपने भी मेरी डिबेट जो है खत्म कर दी, आएंगे मोदी ही। हाँ, तो ठीक है, ये आपके अपना पॉइंट है। आप कहां से हैं? लद्दाख से। पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं भाई, सारे लोग ताली बजा के इनके लिए स्वागत करिए। लद्दाख से कितना टेम्परेचर होगा इस समय? अभी होगा -10। -16 वो ऊपर है, अभी नहीं है, -10 है। -10 है। क्या नाम है आपका? रिगजिंग। बहुत बहुत स्वागत है। -10 से ये आई हैं और यहाँ का टेम्परेचर 100 से ऊपर है। नहीं, बाकी तो सब ठीक है, यहाँ का 100 से ऊपर है। आप समझ गई ना व्हाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज यहाँ पॉलिटिकल डिबेट है, तमाम सारी चीजें हैं, हीटेड आर्गुमेंट्स में। जस्ट गिव मी अ सेकंड, आप बहुत बार आते हैं, जो नए बच्चे आए हैं उनसे पूछने दो। कहाँ से आए आप सर? हम मुजफ्फरनगर से आए। मुजफ्फरनगर से। ये अपना पास वाला? मेरठ के पास वाला। मेरठ के पास वाला गुड़ वाला? हाँ जी, गुड़। एशिया की सबसे बड़ी मंडी गुड़ की? एशिया की सबसे बड़ी मंडी गुड़। और बताएं, गन्ना बहुत मीठा है आपका, तो लेके नहीं आए आप? गुड़ लेके आइएगा। हमें पता नहीं था। मुजफ्फरनगर से आया। हाँ, तो जहां से पिताजी आए वहीं से तो बेटा आएगा, कि अभी से अलग अलग हो गए तुम? नहीं, साथ रहना परिवार को। जी, कुछ कहना है सर? पहले तो नववर्ष आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी बोलिए। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनके दादू भी ये देख रहे हैं आपका चैनल, उन्होंने आपका है बोला है। बोला दादू जी ने? हाँ जी, बोला जब भैया जी से मिलो तो है बोलना। क्या नाम है उनका? श्री जयपाल शर्मा। जयपाल शर्मा जी, आपको मैं प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। आपका आशीर्वाद, आपकी जो
सदिच्छाएं हैं वो मेरे तक पहुंची। आपके बालक वालक सब मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एक क्लैरिफिकेशन देना था, कमिंग टू डिबेट। ईडी के एम्बेसडर कौन है? ईडी के एम्बेसडर तो अजीत पवार है। यही लोग बोल रहे थे चक्की पीसिंग, तो चक्की पिसवाई क्या उनसे? शुभेंदु अधिकारी से चक्की पिसवाई क्या? लेकिन आप देखिए 2014 से 2025 तक अगर हम पीएमएलए के तहत देखेंगे 6000 केस दर्ज हुए। आप बता दीजिए कितने कन्विक्शन है? 2%, मात्र 2%। कितने लोगों को भेज रहे हैं? डाटा पर भूल गए ये सिर्फ जो है इनकी मंशा है डराने की। ये चाहते हैं कि ये बंगाल में भी इसी तरीके से डरा के रहे। हाँ जी। अभी कांग्रेस के मित्र मैं पूछना चाहता हूं, आज पूरे देश की मीडिया में राजस्थान को लेकर 2000 करोड़ का घोटाला, उस दौरान जब पूरी दुनिया कोरोना के काल में बीत रही थी और राजस्थान की कांग्रेस की सरकार 2000 करोड़ का घोटाला खिचड़ी के नाम पे कर रही थी। कांग्रेस को भ्रष्टाचार पे बोलने का कोई हक नहीं है इस देश में। अगर किसी ने भ्रष्टाचार की जंदी बनाने का काम किया है तो कांग्रेस ने किया है। और मैं बंगाल के मित्र को बताना चाहता हूं, मित्र पिछले 15 साल में ममता दीदी ने बंगाल को क्या बनाया मालूम है? घोरे नाई नून, बेटा बोलची आमी आची मिथुन। घरे ना ही नून माने तो सब जानेंगे ना, वो नमक। तो लद्दाख वालों को बता दे, नून जानती हैं आप? क्या बोलते हैं नमक को? आपके यहाँ क्या बोलते हैं नमक को? तो छा बोलते हैं, छा नहीं समझ में डिफिकल्ट है थोड़ी सी। तो घरे ना ही नून और बेटा बोले आमी मिथुन मतलब तो समझ गए ना, मिथुन चक्रवर्ती। तो घरे ना ही नून नमक नहीं है, लेकिन वो तंज किया उन्होंने, और वो तंज है काफी तीखा। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक जवाद साहब बात रखेंगे। आज बातचीत चल रही है ईडी का छापा बंगाल में और जनता हमारे साथ दिल्ली में। प्रतीक भाई बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। वो एक शेर है, इरशाद। बिकते हैं जहां जमीर सिक्कों की खनक से, बिकते हैं जहां जमीर सिक्कों की खनक से, कटती है जहां जबान झूठ की कलम से। मैं आबरू बचाने में सरेआम नीलाम हुआ, मैं हक बात पे था इसीलिए बदनाम हुआ। बहुत बदनाम है भाई साहब। अब आप इसका खुलासा कर दीजिए, आप किसकी तरफ हैं और क्या बोलना चाह रहे हैं? नहीं देखिए, जहां मुझे पहुंचाना था मुझे लगता है यहीं तक है कार्यालय और पहुंच गया होगा। हाँ। जितनी सरकारी संस्थाएं हैं जो अपने आप को इंडिपेंडेंट कहती थी वो बहुत बदनाम हो रही हैं, और उनको बदनाम करने में मौजूदा सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। वो किस लिए कह रहा हूं? इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल खड़े होते हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको डिफेंड करने आ जाती है, इलेक्शन कमिश्नर खुद नहीं आते हैं। उसके बाद ईडी के ऊपर सवाल करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी आ जाती है। सीबीआई के ऊपर सवाल खड़े होंगे तो भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। अरे कौन सा गठबंधन कर रखा है भारतीय जनता पार्टी ने? और सीएजी ने भी खुलासे करे थे जिन अधिकारियों ने, भारतमाला योजना उसके बारे में आज तक नहीं, उन अधिकारियों को ट्रांसफर हो गया। उसके बाद सड़क घोटाला था, उसके बाद भी ट्रांसफर हो गया। और आयुष्मान योजना उसके ऊपर भी घोटाला था, उन अधिकारियों को कहां हो गया? इसीलिए कह रहे हैं कि जैसी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जिस जगह एक्टिव हो जाए, समझ लीजिए कि चुनाव आने वाले हैं और आपके मुद्दे आपके घरों से जाने वाले हैं। जवाद साहब का कहना है, जवाद साहब का एक अपनी बात तो कहने का हक है इनको, और अपनी बात तो ये कह सकते हैं। जवाद साहब का कहना है कि इनके रिजीम में ये सब खराब है, और अगर रिजीम बदल जाए तो नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी के घर पे ईडी, सीबीआई, इनकम। अरे मैंने ये सवाल नहीं पूछा, मैंने सवाल पूछा अगर मान लो ये सरकार बदल जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो बहुत बोले वही अधिकारी, वही डिपार्टमेंट सब अच्छा हो जाएगा। हाँ जी, हाँ। नहीं बदलेगी, बीजेपी नहीं रहेगी। आप पुलिस में? नहीं, हाँ। मैं एक छोटा दुकानदार हूँ। कहाँ पे? अरे छोटा बड़ा नहीं होता। बॉम्बे से आया हूँ, अंधेरी से आया हूँ। क्या ना? अंधेरी तो बड़ी अच्छी जगह है। बीजेपी पत्रकार से बोलना चाहता हूँ, आशीष सलार जी तक बात पहुँचाइए। मेरा दुकान तोड़ दिया गया, 92 से मेरा दुकान था, दुकान तोड़ दिया। ना तो नोटिस दिया बीएमसी, ना ही हमको कहीं जगह दिया। मैं पैसा कहाँ से भरूं? जो अच्छा कहाँ पे अंधेरी में? कहाँ? मेरी ईस्ट गणपति मंदिर के सामने। अच्छा, आपकी दुकान थी? हाँ। काहे की दुकान थी? मेरा छोटा सा खाने पीने की दुकान थी। अब बैग का अच्छा, नहीं तो वो बीएमसी को सारा कागज थे कि नहीं? ना सर, मेरा लाइट मीटर थी, हेल्थ लेसन थी, गुमस्ता लेसन थी, कुछ नहीं किया। हम बीजेपी पत्रकार से बोलता हूँ, मेरा इंसाफ कर। अच्छा ठीक, इंसाफ होना चाहिए, बिल्कुल। आपको आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। आज पैनल बड़ा है, मैं आ रहा हूँ जी। अभी सब लोगों ने कहा विपक्षी दलों के पास जाता है। अरे 11 साल हो गए, यूपी में 5 बार चुनाव हो गया, अखिलेश यादव के घर ईडी सीबीआई नहीं गया।
कौन बचा रहा है? अमित शाह बचा रहे हैं या नरेंद्र मोदी बचा रहे हैं? अरे रुकिए, हाँ अभी रुकिए, अभी पूरी तरह से निकलेंगे, अभी बोलेंगे। अरे केस आप पे दर्ज करवाए थे कांग्रेस पार्टी वाले। बिल्कुल भैया बोलने दीजिए, अब बोलने दीजिए। यहाँ ये अरे रुको, अरे पहलवान रुको, अरे पहलवान रुको। 2014 का चुनाव नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ दिक्कत थी नीतीश कुमार, 2 बार अलग हुए, क्यों ने उनके घर ईडी सीबीआई भेज दिया नरेंद्र मोदी ने? विपक्ष में 5 साल रहे नीतीश कुमार। तो ये आरोप गलत है, भ्रष्टाचारी हो। और उन्होंने कहा 6000 केस हो गए, सिर्फ 2%। अरे आप बता दो 6000 केस में कितने को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया? ये भी तो प्रश्न है। क्योंकि इस देश में न्याय प्रक्रिया ऐसी है कि हाथ में बंदूक लेके एक पाकिस्तानी कसाब आता है, 6 साल जेल बंद रहता है। न्याय प्रक्रिया हमारी स्लो है, ये है। आपको बरी नहीं किया एमपी एमएलए कोर्ट में। सवाल ये है कि आज एक मुख्यमंत्री एक कंपनी के यहाँ जाता है छापा मारने, तो वह सामने खड़ी हो जाती है। नरेंद्र मोदी भी मुख्यमंत्री थे, इन्हीं की सीबीआई थी, पहुंचाते थे वो अकेले। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। और ये गलत है, देखिए ये गलत है, बोलने दीजिए। और ये जिक्र कर रहे हैं गुजरात का, और जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी और मुकदमा चल रहा था, एक पानी की बोतल लेके गए, कभी उन्होंने कहा क्या कि वो चले गए क्या? सीबीआई को अरेस्ट कराया। सवाल ये हमारा जो ये आहा निकलता है ना, बड़ा निकल रहा। इसने कहा जय संविधान। वो टिकिया जो लेके घूमते थे, लाल किताब जिसमें संविधान, वो संविधान नहीं है, वो संविधान देखो लो, मेरी बात सुनो। पढ़े लिखों की बहस है और तर्क है, तर्क को तर्क के जवाब दो। नो संविधान, बिन्नू नो। ये जो संविधान को छोटा बनाने की कोशिश करते हो ना, यही इसीलिए मैंने कहा था कि पीड़ा हो। सवाल यह क्या तो संविधान लहराते थे, एक मुख्यमंत्री फेडरल स्ट्रक्चर को खराब कर रही है। जब अधिकारी के यहाँ जाता है सीबीआई धरने पे बैठ जाती है। शाहजहां शेख के घर सीबीआई गया, बलात्कार का आरोपी था, सीबीआई को पुलिस गिरफ्तार करने। पत्थरबाजी तब कहाँ था आपका संविधान? जब संविधान पर आज एक मुख्यमंत्री चयनित प्राइवेट ऑफिस में चले जाती है, तो संविधान लहरा के बेवकूफ बनाया। जब बात ये गलत बात है। जब बात इन्होंने नाम नहीं, जब बात दिस इज नॉट बैड, दिस इज नॉट गुड। नहीं, जब बात सवालों का जवाब दीजिए, आपके पास आएंगे। और जो इन्होंने पूछा रेप का केस था उसके ऊपर रजिस्टर्ड, रेप का। अब महिलाओं का नाम लेते हो तुम? हाँ जी। ना प्लीज लिसन, नो, दिस इज नॉट द वे। आप तो विपक्ष का सुनिए, अभी और नंगा करूंगा। इस तरह जहां एक आतंकवादी मारी गई, एक सोहराबुद्दी, वो जो आतंकवादी का एनकाउंटर हुआ, लेकिन इन लोगों ने क्या किया? अरे छोड़ो, बटला हाउस में आतंकवादी को मारा था, इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा शहीद हो गए। 8 साल तक इन्होंने शहीद का दर्जा नहीं दिया। आतंकवादियों के लिए सलमान खुर्शीद ने कहा क्या सोनिया गांधी रोती रही, आतंकवाद के लिए हमने नहीं कहा था। तो आपने जब अमित शाह गृह मंत्री आतंकवादी का एनकाउंटर करते हैं, तब आपको पीड़ा हो जाए। मैं आ रहा हूँ आके, बिल्कुल आइए। और एक बात है, सुनिए हजूर, आप पानी पीजिए, डिस्टर्ब कोई नहीं करेगा। और आपके लिए भी सबक है। आपको मैंने इसलिए नहीं बोला था कि मैंने सोचा था आप सीखे हुए आदमी हैं, लेकिन आप भी जब वो बोलेंगे जवाब देंगे तो आप सुनेंगे। पहली बार संविधान का अपमान करा गया, उस चीज पे मैंने अपना विरोध दर्ज कोई नहीं, आपसे ऐसा नहीं, दुनिया में आप ही ने ठेका नहीं ले रखा कि आप ही बहुत बड़े संविधान के बड़े हैं। चलिए, आप ही ने नहीं ले रखा कि संविधान
जितना तुम्हारा लहू गिरा इस देश में उतना मेरा भी गिरा, और बराबर बराबर संविधान का प्रेम है। तुम ये ना बताओ मुझे जी। प्रतीक भाई देखिए, प्रज्वल रेवन्ना को ये भूल गए होंगे और बलात्कारियों के, हाँ, बलात्कारियों के समर्थन में खड़े होने तो किसी ने बचाया उसे बचाया? बचाने के ऊपर क्यों नहीं था, क्यों हाथ रखे? और कितने ऐसे भाजपा के ऐसे नेता हैं जो रेप केस के अंदर हैं। अभी आप देखिए, इन्हीं के लोग समर्थन में आ गए थे उसके, कुलदीप सिंह सेंगर के, ब्रजभूषण शरण सिंह जो हंसते हैं, और ये लोग सदन की बात करेंगे। एक मिनट, अब सेंगर का आपने नाम लिया, सुनिए, सेंगर का आपने नाम लिया, एंड यू विल रिस्पॉन्ड अबाउट द सिंगर। सेंगर को बेल, सुनो, सेंगर को बेल मिल गया, लेकिन उसके बेल को रिजेक्ट करवाया सीबीआई ने, जो भारत सरकार के अंदर आता है, जिसको आप कहते हो कि ये मोदी का है। मोद गजब, आपके यहाँ जब जाए सीबीआई तो ये मोदी का, और सेंगर का चले जाए तो कहे इंडिपेंडेंट। ये कैसा चरित्र है? पहुंच रहे हैं, राम रहीम को बेल पे बेल मिल जाती है आकर के, वो उनको क्या देंगे, पेरोल मिलती है। और आतंकवाद की बात करी, जम्मू कश्मीर के अंदर इन्होंने वार्ड नंबर 80 से या 82 से सैफुल्ला नाम के व्यक्ति को लोकल इलेक्शन में टिकट दिया था, जो आतंकवाद के ऊपर जिसके मुकदमे थे। और खुद भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के अंदर लोग जो हैं आईएसआई के लिए जासूसी करते पकड़े जाते हैं। तो क्या माना जाए, भारतीय जनता पार्टी को जवाब दे देंगे? मैं आ रहा हूं। इन्होंने जो ये बोला है ना कि सरकारी सारी संस्थाएं करप्ट है, पहली बात, आप ऐसा दुस्साहस नहीं कर सकते कि सरकारी संस्थाओं को ब्लेम कर सकते हैं। सुनिए एक सेकंड, और सुनिए, आप लोग संविधान के रक्षक नहीं है, भक्षक है। मोदी मर्द आदमी है जो संविधान की हिफाजत करे। एक मिनट। मुझे लगता है कि जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर भी वोटिंग हो रही है, यहाँ पर भी हो रही है, लेकिन एक मिनट रुको मेरे भाई, थोड़ा सा शब्दों का चयन भी जनता को सोच समझ के करना चाहिए जी। जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं भाई रुकिए, आपको तकलीफ है तो कॉफी लेके आइए, या कॉफी की दुकान खोलिए जी। मैं आ रहा हूँ, पहलवान रुको। सवाल पूछा जाएगा, सिटिंग चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन को आपने ईडी सीबीआई ने किस तरीके से जेल में भेज दिया, माफी मांगेंगे ये लोग? ये 1.5 पसली के आदमी ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार, नहीं, सच्चाई ये है, आप जो है एक मुख्यमंत्री के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो सवाल आपसे पूछा जाएगा कि आप गलत कर रहे हैं। और क्यों विपक्ष के नेताओं के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो विपक्ष के लोग आकर सवाल पूछेंगे आपसे कि ईडी सीबीआई संवैधानिक संस्थाओं का आप लगातार दुरुपयोग कर रहे हैं। क्यों? आपको विपक्ष के नेता ही दिखते हैं, आप उठा के डालिए ना, शुभेंदु अधिकारी को डालिए जेल में, हेमंता को डालिए, और डालिए जेल में अजीत पवार को। उनके हाथ में बेटा उधर नहीं उलझोगे, तुम भी उलझोगे नहीं उधर से, समझे? हाथ में बजट दे देते हैं और ये संविधान के खिलाफ बोलेंगे। हाँ, सुनो, तुम इस बात का ध्यान रखा करो, तुम्हारी पसली सिर्फ 1.5 ही है। लेकिन एक बात तुम्हें बता दें, ये जो 1.5 पसली अगर कहीं 3 होती तो मेरा शो कहां चला गया होता है मुझे नहीं पता। यहाँ मेरे पास, हाँ जी मैडम, बिन्नू भैया बोले तो अच्छी बात है। 4.5 पसली, 4.5 पसली। आप तो मत बोलो। सवाल ये है कि मेरी आवाज इतनी खनक गई कि तुम मेरे जिस्म पे आ गए। यह चरित्र है क्या विपक्ष का? यह चरित्र है कि जब लोकतंत्र में नहीं दबा पाए तो कभी मोदी की कब्र, अरे कम से कम पढ़ाओ कि मोदी की कब्र नहीं खुलती है, वो अग्नि में जाएंगे, अंतिम संस्कार होगा, आप उसकी अग्नि कब्र खोदने लगते हो। यहाँ आवाज कनकती है तो जिससे आता है। जनाबे अली, लास्ट पैनल में, उसके बाद जनता के ओपन। हाँ जी, धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय। थोड़ा हल्का ही रखना, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती। टेम्परेचर कितना था लद्दाख में? -10। यहाँ का टेम्परेचर 100 है। थोड़ा हल्का रखना मेरे भाई, क्योंकि संभालना मुश्किल होता है। 100 टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। इसको ऐसे ही रखो 95-94 के आसपास। देखिए, वैसे तो सारी बातें अभी हो भी चुकी है और बहुत सारा जो है ना आईना दिखा दिया है विपक्ष को, लेकिन असलियत में ये छापे क्यों पड़े, वो 4 केस चल रहे हैं। देखो, एक बात तो है कि ये जब चुनाव होता है तब क्यों पढ़ते हैं? इससे पहले भी हो रहे थे। स्कूल जो सर्विस कमीशन है SSC, उस भर्ती घोटाले में, कोयला तस्करी में, पशु तस्करी में, और नगर निकाय की भर्ती जो प्रक्रिया है उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ उसमें हुए। लेकिन असली बात आज ना ये नहीं है। आज तो मैं, जो एक बड़े रैपर है हमारे यहाँ पर, वो हनी सिंह, आज मुझे हनी सिंह की 4 लाइनें जो है वो ममता दीदी से पूछनी। अच्छा, उधर उन्होंने कहा 1.5 पसली, तुम भी हनी सिंह लिया है ना? ऐसी एक भाई जो है ना, हर एक
कलर की फाइल, हरे कलर की फाइल ममता दीदी जो ईडी के अधिकारियों ने छीन के भागी थी। अब मैं ये पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से हनी सिंह की टोन में कि दीदी ऐसे ना छुपाओ, पूरे देश को दिखाओ इस हरी फाइल में क्या था, ये तो बतलाओ, पूरे देश है जानना चाहता हरी फाइल में क्या है आपने छुपाया। तुम्हारा रैपर से रैप से ज्यादा अच्छा तो मेरा है। अरे वो डर जाता है बच्चा भी। मैं आ रहा हूं, तुम पहले याद करो उसको, रैप याद करो पहले, रैप याद करके बोला जाता है। ममता दीदी क्या हुआ? ममता दीदी बहुत बड़े नेता हैं साहब। कहा कोথায় থেকে আসে? विपक्ष की सबसे मजबूत नेता ममता दीदी हैं। आज तक कोई आरोप नहीं लगा है और ना कुछ हुआ है उनका, और वो इस बार फिर सरकार बना रही है और उत्तर प्रदेश में अखिलेश भाई सरकार बना। देखो पूरा रैप याद किया करो, इधर आओ अब पूरा सुनाओ, जल्दी सुनाओ, टाइम नहीं है बहुत। हाँ। अब रह गई और बात दूसरी। हाँ। तो ये स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली मुख्यमंत्री है जो जाकर केंद्रीय अधिकारियों के हाथ से कागज छीनती है, भ्रष्टाचारियों को। धीरे-धीरे बोलो ना। और एक बात, आईपैक के अंदर जो प्रतीक जैन है केवल उसी पर छापा क्यों पड़ा? और भी तो 3 डायरेक्टर है भाई, उनके घर पे क्यों नहीं गई पुलिस, क्यों नहीं गई हमारी ईडी, क्यों नहीं गई सीबीआई? और ये जो अभी कह रहे थे कि ईडी और सीबीआई ने यूपीए के समय में तो इतना रिकवर किया, आपको बताऊं जब ईडी और सीबीआई यूपीए के समय में थी मात्र 4,000 करोड़ की रिकवरी हुई थी, और इस समय कितने की रिकवरी हुई है? 1,17,000 करोड़ से ऊपर की रिकवरी। इस देश के भ्रष्टाचारियों की छातियां फोड़ के चांदी की ईंटें और सोने के पत्थर निकाले गए हैं, लाखों करोड़ रुपए का कैश निकाला है, न जाने कितनी प्रॉपर्टी टैक्स की है। यही कारण है कि ये सब बिलबिला रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। एक बात और, अभी रह गई है, ये जो चिल्ला रहे थे संविधान संविधान, जरा वंदे मातरम बात सुना दे। संविधान के अंदर हमारे राष्ट्र की, मेरी बात सुनो, मेरी बात वंदे मातरम नहीं कह सकता वो भारत का नागरिक नहीं हो सकता। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। यहाँ पे तुम जो हो ना, तुम और बाकी सारे लोग और मैं इंक्लूडिंग मी इम्तिहान देने आते हैं, इम्तिहान लेने नहीं आते। तो हमको भी कहना तो कह दिया मैंने कह दिया। नो आई वोंट गिव यू, नो। अरे मैंने कह दिया, तुम्हें आती है ना, मैंने कह दिया, बाबूजी कह दिया। आपको वंदे मातरम पूरा याद है, मुझे बहुत अच्छी खुशी हुई। राष्ट्रगान सुना दे इनका, ये तो बता दे। आओ बिन्नू, आओ। अरे इम्तिहान नहीं देना। चलो बिन्नू, ये सत्ता पक्ष का ये फेंका हुआ फंदा है, इस फंदे में मत फंसना तुम। तुम्हें कोई जरूरत नहीं वंदे मातरम के गाने की, और ना तुम्हें जनगण, तुम्हें जो आता है तुम वंदे नहीं वंदे। अब आप हमें अब अलंकार और प्रमोशन समझाएंगे। देखो माता की नहीं हो सकता, बंदा होता आदमी। वंदे आप फिर से रिकॉर्ड के वंदे कहे कि बंदे कहे? वंदे मैंने बोला है, वंदे और क्या? सस्य श्यामलम सुजलम सुफलम मलयज शीतलम। हम कह रहे हैं तुम उलझ जाओ। तुमको एक सुनो मेरी बात, सुना दे। मैथिल वो आदमी है, एक तो ये मैथिल। दूसरी बात सुनो बहुत ध्यान से, जहां से आता है ये फंदा ही फेंकेगा तुम्हें फंसाने। ये फंदा नहीं है, ये फंदा नहीं है। इन्होंने अभी कहा ना कि ईडी की बात कर रहे थे ना, याद है आपको? कानपुर में जल्दबाजी में ईडी चली गई, जाना कहाँ था? चली गई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के पास। यह है ईडी की जल्दबाजी। ये ईडी पूरी तरह से प्रायोजित। आज बात कर रहे थे हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कि भ्रष्टाचार पे बात मत कीजिए आप। हाँ तो सही कहा इन्होंने, भ्रष्टाचार पे हम बात नहीं कर सकते। बात यही करेंगे, सारे भ्रष्टाचारियों को इन्होंने अपने वॉशिंग मशीन में ले आकर के रखा हुआ है, इसीलिए भ्रष्टाचार पे ये बात करेंगे। इन्होंने सबकी बातें की थी, चाहे अजीत पवार हो, चाहे चौहान हो, चाहे कोई भी हो, सबके ऊपर इन्होंने एलिगेशन लगाया था। आज वो भ्रष्टाचारी कैसे साफ हो गए? कहां गए उनके भ्रष्टाचार? अब भ्रष्टाचार की पूरे देश को, इन्हीं के मंत्री मोती सिंह ने कहा उत्तर प्रदेश में मेरे अपने जीवन काल में इतनी भ्रष्टाचारी जो है जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कभी नहीं देखा था।